A lot has happened in Jammu and Kashmir over the last 5 years. सबसे पहले 2019 रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ऑन 5 अगस्त 2019. अब उसके बाद लास्ट ईयर 2023 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है जिसमें कहती है कि ठीक है, दिस रिमूवल वाज वैलिड, लेकिन द स्टेट शुड बी कन्वर्टेड टू अगेन द स्टेट. क्योंकि 370 के रिमूवल से जम्मू कश्मीर बिकेम अ यूनियन टेरिटरी, तो दोबारा इसके स्टेट के कन्वर्जन की तरफ जाना चाहिए और इसके लिए इलेक्शंस बहुत जरूरी है. दैट्स वाई यही प्रोसेस आप पिछले कुछ दिन से यहां पर फास्ट होते हुए देख रहे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 का एक अल्टीमेटम दिया था. अब इस साल जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस तो हो चुके हैं, लेकिन यहां अगर और इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होते हैं, तो इससे इनके स्टेटहुड का रास्ता भी और क्लियर हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, उनकी जो डेडलाइन है, उसको भी फुलफिल कर पाएंगे. दैट्स व्हाई इलेक्शन कमीशन इज इन जम्मू कश्मीर और हो सकता है ये जल्दी इलेक्शंस को अनाउंस कर दें. बट वॉट इज दिस चार्म ऑफ इलेक्शंस इन जम्मू कश्मीर? आखिर क्या है एग्जैक्ट स्टोरी? क्यों कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार सिंस इंडिपेंडेंस जम्मू कश्मीर में इंटरफेयर किए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप जानते हो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के फेवर में साइन किया था बिकॉज ही नीडेड सपोर्ट एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन स्टिल बार बार इनके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में इतने सवाल क्यों उठाए जाते हैं? क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कांग्रेस पार्टी का रोल? लेट्स लुक एट इट थ्रू द टाइमलाइन. देखिए, एक टाइमलाइन है. 1951 में सबसे पहले इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर, जहां पर उनके जो रेवरेंड लीडर हैं शेख अब्दुल्ला, ही वाज वेरी रेवर्ड, वेरी रिस्पेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. फ्रॉम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम 51 to 53. अब इसके बाद क्या होता है, नेहरू गवर्नमेंट थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है. इनसिक्योर इसलिए क्योंकि ये भाई साहब भी अब थोड़ा डबल रोल प्ले करने लग जाते हैं. ओकेजनली ये पब्लिक में जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, और ये जम्मू कश्मीर के लिए स्विट्जरलैंड जैसे सपने देखने लग जाते हैं कि जम्मू कश्मीर इंडिया पाकिस्तान दोनों से इंडिपेंडेंट हो जाए. अब दैट्स वाई आप देखो इनको डिसमिस कर दिया जाता है और फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद टेक ओवर कर देते हैं गवर्नमेंट को. अब बख्शी गुलाम मोहम्मद से एक बार पूछते हैं, इनफैक्ट एक पैरेबल है कश्मीर में बहुत फेमस चलता है. बख्शी गुलाम मोहम्मद, बख्शी जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है आपके फेवर में कितने लोग हैं? ये बोलते हैं कि मेरे फेवर में 40 लाख लोग हैं. उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कश्मीर की पॉपुलेशन 40 लाख हुआ करती थी. नाउ ही वाज आस्क्ड फर्दर, ठीक है आपके फेवर में इतने लोग हैं, ये बताइए शेख अब्दुल्ला के फेवर में कितने लोग हैं? ही यूज्ड टू से उनके फेवर में 40 लाख लोग हैं, मतलब एंटायर पॉपुलेशन. अब उनसे पूछा जाता है अच्छा ठीक है, जीएम सादिक के फेवर में कितने लोग हैं? जीएम सादिक हम पढ़ेंगे आगे, और यही कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पर पर्सन थे, और जम्मू कश्मीर में बेसिकली ये कांग्रेस को मैनिपुलेट करके पावर में आते हैं, अपीस करके. तो बख्शी जी बोलते हैं कि हाँ इनके फेवर में भी 40 लाख लोग हैं, मतलब तीनों के फेवर में 40 लाख लोग हैं, मतलब जो भी पावर में आएगा लोग उसके फेवर में हो जाते हैं. दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीर विच हैज बीन रनिंग ऑन राइट सिंस 1947, जो बार बार बहुत सारे आर्टिकल्स में भी बताया गया. तो अब थोड़ा सा हमने इसको समझने की कोशिश की. विल लुक फॉरवर्ड कैसे और इम्प्लीकेशंस होते हैं, बट बिफोर दैट आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर फाउंडेशन बैच. देखिए, यहाँ हम आपसे जो भी डिस्कस करते हैं वो इशू बेस्ड चीज़ है, करंट अफेयर्स बेस्ड चीज़ है. बट यूपीएससी के लिए अगर आपको 2025 का प्रीलिम्स बहुत सिंसियरली अटेम्प्ट करना है, मई 2025 में आई जाएगा, सो इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको फाउंडेशन बैच चाहिए रहेगी. अब फाउंडेशन के साथ अगर दूसरे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो इंटीग्रेट करेंगे आपकी पूरी प्रिपरेशन को, जैसे करंट अफेयर्स का एक्सेस, सी सेट के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करवाना, एसए के लिए प्रिपरेशन करवाना, तो आपके लिए ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एक डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है. तो ऐसे ही आप देख सकते हो हमारे करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की बैचेस चलती है, अगेन बाय वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स. मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की बैचेस चलती है, और यहाँ देखो डिस्काउंट भी है काफ़ी अच्छा. एंड अलॉन्ग विद दिस, अगर अभी की कंडीशंस में दिल्ली नहीं आ सकते हो तो प्रयागराज से भी आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों टाइप के बैचेस को एक्सेस कर सकते हो. और इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है एट एनी टाइम, तो आप मेंटरशिप भी अवेल कर सकते हो, बिकॉज मेंटरशिप का फीचर भी इसी में, और प्रॉपरली हर सेंटर पर मेंटर्स बिठाए गए हैं जो आपके डाउट्स को सारे क्लियर करते हैं. एनी विच डाउट यू आस्क, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इनफैक्ट एजुकेटर्स के साथ भी रेगुलर इंटरेक्शन होता है. तो इन तीनों कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, लिंक्स पे क्लिक कर दो, या फिर सेंटर्स पर विजिट भी कर सकते हो. इनफैक्ट जनरल गाइडेंस चाहिए, ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है तब तक की, तब भी आप सेंटर्स पे विजिट कर सकते हो. और ऐप वगैरह अगर डाउनलोड करना है फॉर एक्स्ट्रा कंटेंट एंड ऑल ऑफ दैट, तब भी आप यहाँ पे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक कर सकते हो.
सो अब इसके बाद क्या होता है, 1957 में बख्शी जी आ जाते हैं पावर में। अब फर्स्ट जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं, इस टाइम पीरियड तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो जाती है। अब जब इलेक्शंस होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बख्शी गुलाम मोहम्मद ऑलमोस्ट कांग्रेस के ही, ये आप समझ लो कि रिप्रेजेंटेटिव है, कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। तो जो ज्यादातर वहां पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उन पर जो भी मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट ही नहीं किए जाते दूसरी ऑपोजिशन पार्टी के। ऑपोजिशन फाइट भी करने की कोशिश करती है तब भी उनके नॉमिनेशंस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इलेक्शंस एक टाइम पीरियड से तब से ही रिग्ड होता है। इनफैक्ट यहां बख्शी जी को कांग्रेस बोलती है कि भाई साहब आप एटलीस्ट दिखाने के लिए 2-4 सीट हार जाना ताकि इंडिया की इमेज इंटरनेशनल इमेज में बनी रहे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी पार्टी आप जानते हो किस तरीके से ये काम करते हैं। तो 75 में से 69 ये सीटें जीत जाते हैं और 47 अनअपोज जीत जाते हैं। बहुत सारी में ऑपोजिशन मेंबर्स थे ही नहीं लड़ने के लिए इलेक्शन को। इनफैक्ट जो पहला इलेक्शन हुआ था वो भी ऐसे ही हुआ था, शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने 60 गार्ड कर ली थी। सो दिस शोज समहाउ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ जम्मू कश्मीर ऑल्सो। अब उसके बाद 62 के असेंबली इलेक्शंस होते हैं। इसमें शुरुआत में तो बख्शी जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद कोई और लोग आते हैं, उसके बाद आते हैं गुलाम मोहम्मद सादिक। अब गुलाम मोहम्मद सादिक वॉज एन एक्सपर्ट अपीजर। ये क्या करते हैं, ये मान जाते हैं धीरे धीरे इंदिरा गांधी की बात, ये बोल देते हैं कि ठीक है JNK की नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम कांग्रेस के साथ मर्ज कर देते हैं। तो उसके बाद से आप देखो चीजें पलटने लग जाती है। और फिर जब 1967 जब इंदिरा गांधी आ जाती है उन इलेक्शंस में फिर यही चीज होती है कि कांग्रेस अपने बैनर में इनके साथ लड़ाई यहाँ पर लड़ती है, JNK के नेशनल कॉन्फ्रेंस के JNK के जो कॉन्फ्रेंस है उसके कैडर के साथ, पार्टी के साथ। एंड दैट्स वाई फिर कांग्रेस वहां पर एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है सिंस 67, ऑल्दो यहाँ पर भी नॉमिनेशंस ऑपोजिशन मेंबर्स के रिजेक्ट किए जाते हैं। अब आप देखो उसके बाद 72 के इलेक्शंस आते हैं। फिर यहाँ इंदिरा गांधी को ये लगने लगता है कि नाउ वी शुड रिलीज शेख अब्दुल्ला फ्रॉम जेल, जो कि बहुत टाइम से पड़े हुए थे, क्योंकि अब उनकी यूटिलिटी यहाँ पर फील होने लगती है। तो उसके बाद वो 77 तक यहाँ शेख अब्दुल्ला की सरकार रहती है। फिर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है प्लेबिसाइट फ्रंट, इसको यहाँ पर बैन कर देते हैं और अभी भी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के कहीं ना कहीं एलिगेशंस होते हैं। बट 77 के इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता है। 77 के इलेक्शंस में जब इमरजेंसी से ऑलमोस्ट बाहर निकल गए थे हम लोग नेशनल लेवल पे, तब कहा जाता है कि देखो इतनी ज्यादा वोट रिगिंग नहीं हुई है एंड मोस्टली द इलेक्शंस हैव बीन फ्री एंड फेयर। लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती नहीं है, क्योंकि आप जानते हो इसके जस्ट 2 साल बाद 79 में अफगानिस्तान का इन्वेजन होगा। अब जब अफगानिस्तान में इन्वेजन होगा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुजाहिद्स की मदद करेगा, उनको ट्रेन करेगा, और सऊदी और यूएसए भी इस चीज में पाकिस्तान को और मुजाहिद्स को बैक करेंगे। तो इसकी वजह से पूरी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। पाकिस्तान को जितना फंड और वेपन्स का सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम यूएस एंड सऊदीज एज वेल, वो इसको डाइवर्ट करेंगे कश्मीर की तरफ। तो कश्मीर में रेडिकलाइजेशन बढ़ने लगेगा एंड दैट्स व्हाई 1983 के असेंबली इलेक्शंस बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी का टाइम पीरियड क्रिएट करता है। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख ही सकते हो, शुरुआत में यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला आते हैं, द सक्सेसर ऑफ शेख अब्दुल्ला, एंड देन आफ्टरवर्ड्स ही वाज dismissed, leading to again गुलाम मोहम्मद शाह's tenure। अब फारूक अब्दुल्ला क्या आते हैं, फारूक अब्दुल्ला बहुत स्मार्ट होते हैं। इनका क्या होता है, इस टाइम पीरियड पर रेडिकलाइज हो रहा है पूरा कश्मीर। यहाँ ये इस रेडिकलाइजेशन की हेल्प से इतना तक बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडित्स को भाग जाना चाहिए। इनफैक्ट यही टाइम पीरियड होता है 1985 से 90 का, जब आप जानते हो बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स को भगाया गया था फ्रॉम कश्मीर रातों रात, एंड जो नहीं गए उनके साथ बहुत सारी अट्रॉसिटीज हुई थी। एंड इन दिस एटमॉस्फेयर ये उन रेडिकलाइज को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, ये इनफैक्ट उनके साथ मिल जाते हैं और इलेक्शन कैंपेनिंग में इसका फायदा उठाते हैं। येस, एंड दैट्स वाई आप देखो 86-87 के जो इलेक्शंस होते हैं यहाँ फारूक अब्दुल्ला तो जीत जाते हैं, बट अगेन दिस वाज अ बिग ब्लॉट। यहाँ पर भी आपको इलेक्शंस में बहुत सारी रिगिंग देखने को मिलती है। एंड एनीवेज जब इतना रेडिकलाइजेशन हो रहा है तो क्या ही सेंस है उस इलेक्शंस का। सो दैट इज देयर। अब 1996 के इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर भी फारूक अब्दुल्ला ही वाज रिटर्न। ऑफ कोर्स आपने जो मास बेस क्रिएट किया वो भी ऐसा है, और पब्लिक भी कहीं ना कहीं रेडिकलाइज होती दिखाई दे जाती है 80s और 90s में। लेकिन अब आप देखो जम्मू कश्मीर की पब्लिक का अलग माइंडसेट है, बट उस टाइम पीरियड पर बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स को मारने में ऐसा कहा जाता है कि पड़ोसियों ने बताया था मिलिटेंट्स को कि देखो यहाँ छुपे हुए हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे पंडित्स को मारा गया था। सो दिस वाज द माइंडसेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब 2002 के इलेक्शंस होते हैं। इनफैक्ट दिस वाज आल्सो अ ट्यूमल्टस टाइम पीरियड। यहाँ PDP की जो डॉटर थी, PDP के चीफ की मुफ्ती मोहम्मद सईद की, उनको तक किडनैप कर दिया जाता है इस टाइम पीरियड में। बट स्टिल जो वोटर टर्नआउट है वो आप देखो 43 समथिंग % के आसपास है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो कंप्लीटली रेडिकलाइज्ड है उस टाइम पीरियड में
में इतना वोटर टर्नआउट ठीक ठाक होता है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है, बट हाँ आप देख ही रहे हो कि बुरा तो है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है। अब सिचुएशन कश्मीर में सुधरने लगती है और अब आप देखते हो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट बिल्ड करवा रही है उस पर भी कम अटैक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ वीक हो रही है, तालिबान अगेन पावर से हट जाता है 2001 में जब यूएस अफगानिस्तान में इन्वेड करता है, इंटरनेशनल फैक्टर्स हमारे फेवर में होते हैं और वहाँ की जो पब्लिक है उसको भी समझ में आने लग जाता है कि किस टाइप से उनका यूज एंड थ्रो हुआ है, रेडिकलाइजेशन तो हुआ है बट उनको अगेन ऑटोनॉमी तो मिली नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ फेवर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दे आर बिकमिंग मोर कोऑपरेटिव नाउ। अब आप देखोगे इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स भी धीरे धीरे कम होंगे और फिर आप देखोगे 2014 में असेंबली इलेक्शंस में वी सॉ मुफ्ती मोहम्मद सईद और फिर जो महबूबा मुफ्ती है पीडीपी की, शी बिकेम द चीफ मिनिस्टर। ऑल्दो पीडीपी एंड बीजेपी को यहाँ पर कोalition बनाना पड़ा एंड दिस वाज वेरी अनस्टेबल, मतलब ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक ऐसी पीडीपी पार्टी जो एक अलग एक्सट्रीम की पार्टी है और बीजेपी राइट विंग एक्सट्रीम की पार्टी है, हिंदू पार्टी है, ये दोनों एक मुस्लिम एक्सट्रीम एक हिंदू एक्सट्रीम दे विल मर्ज फॉर देयर पॉलिटिकल कैलकुलेशंस एंड देन देयर फॉर्म अ कोलिशन। तो ये किसी ने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कोलिशन बनेगा बट यही पॉसिबल था, अदरवाइज इलेक्शंस दोबारा होने थे। सो दैट्स व्हाई दे बिकेम वन एंड इसके बाद आप देखते हो धीरे धीरे जो मुफ्ती मोहम्मद सईद है उनको धीरे धीरे साइडलाइन किया जाता है एंड बीजेपी प्लेज इट्स कार्ड्स वेरी वेल और फिर हम ये देखते हैं कि बीजेपी एक राइट अपॉर्चुन टाइम पर इस कोलिशन से हट जाती है और फिर इलेक्शंस कॉल करती है जम्मू कश्मीर। तो आप देख ही रहे हो बार बार कहीं ना कहीं मैल प्रैक्टिस या फिर प्रोटेस्ट का सप्रेशन इस टाइप की चीजें दिखाई दे रही है। दिस इज व्हाई द पीपल ऑफ कश्मीर आर सॉर्ट ऑफ नॉट दैट ट्रस्टिंग अपॉन द गवर्नमेंट बट स्टिल आप देखते हो कि असेंबली इलेक्शंस में ज्यादा वोटर टर्नआउट निकल के आता है कंपेयर टू लोकसभा इलेक्शंस। जनरली दिस इज द ट्रेंड टिल नाउ। वाई? बिकॉज पीपल थिंक दैट असेंबली इलेक्शंस में जो भी आएगा उनका लोकल लेवल का कोई पॉलिटिशियन लीडर आएगा और उसको वो चाहते हैं कि वो वहाँ पे बैठे सेंटर के साथ नेगोशिएट करें, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पीस और पूरी गवर्नेंस हो। और लोकसभा इलेक्शन से उनको उतना मतलब नहीं होता क्योंकि उनको पता होता है ये पर्सन एमपी बनेगा, संसद बनेगा, लोकसभा में जाएगा और ये शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक टाइप ऑफ देखो कि सेंट्रल में कोऑर्डिनेट करेगा, तो उनको सेंटर से उतना मतलब नहीं होता बट हमेशा से वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस में इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत बार ये लोग अपने विल को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनफैक्ट दिस इज द राइट कॉन्स्टिट्यूशनल वे टू रिप्रेजेंट योर विल। दिस शोज योर जनरल विल, दिस शोज योर आइडियोलॉजी और यही सही तरीका होता है एक्चुअली आपकी बात को रखने का विदाउट एनी रिसॉर्ट टू सेपरेटिज्म वायलेंस, बिकॉज इस सब से वी नो दैट इन लॉन्ग रन इससे कुछ मिलता नहीं है। So this was my take on this topic. You can comment what are your views. Like, share, subscribe people. Thank you.